अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग फाइन एंड ग्रेट। अगर आप में से कोई चैनल पे न्यू है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई एम हुदा एंड इट्स अ रिव्यू बेस्ड चैनल अबाउट यूट्यूब नॉवेल्स particularly right now, but further inshallah I'll explore different contemporary Urdu writers and their novels as well inshallah. Okay, talking about today's video, है तो रिव्यू बेस्ड वीडियो ही, चैनल पे रिव्यू भी है, but you can equally count it as कि it's a comparison as well between two different works जिनका सब्जेक्ट काफ़ी हद तक सेम था और two different channels पे अपलोडेड हो। Now it was not my plan, ये सब कुछ जस्ट ऐसे ही लिंक हो गया। किस तरह से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। मैं यूट्यूब ही सर्व कर रही थी और इंस्टेंटली मेरी रिकमेंडेशन में एक चैनल का नॉवल आ गया और इट वाज रिसेंटली अपलोडेड। इट वाज अ कंप्लीट नॉवल, बेसिकली हाफ एन आवर का नॉवल था। चैनल का नाम था रोमांटिक पाजी। द नेम ऑफ द नॉवल वाज जालिम यार, और जो कि मेरी रिकमेंडेशन में आया फोर्स्ड मैरिज और हवेली बेस्ड जो है वो नॉवल है। तो जो थंबनेल है उसमें टू थिंग्स इंस्टेंटली पिक्ड माई अटेंशन। थंबनेल जो है वो डिस्प्ले कर दूंगी और उसमें एक वर्ड था वेरी फर्स्ट लाइन में, इट वाज द यूज़ ऑफ द वर्ड स्पर्म कॉट माई अटेंशन। मुझे थोड़ा सा ऑड सा फील हुआ कि इस तरह की एक चीज़ को जो है वो लिंक करना, तो ये क्यों यूज़ किया गया। सेकेंडली, आई होप सो ऑब्वियसली आप सब लोगों को ही पता होगा कि किसे कहते हैं। सेकेंडली, जो बिल्कुल लास्ट लाइन थी थंबनेल पे जो डिस्प्ले थी, इट वाज लाइक के सब घर वाले चीज़ें सुनते रहे। दैट ऑल्सो इंस्टेंटली ट्रिगर्ड मी कि ये क्या है। इस तरह की भी एक चीज़ होगी एज इफ डेफिनेटली पीपल आर ऑब्जर्विंग और दे आर लिसनिंग समथिंग एंड दे आर नॉट डूइंग समथिंग। क्योंकि वो थंबनेल पे जैसे आप कहते हो कि आपने अटेंशन ग्रैब करवानी ऑडियंस की, या वो थोड़ा सा इंट्रीगिंग लगे, कैप्टिवेटिंग हो, तो इस थंबनेल पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा ये बताने का पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों को कि मैं डेफिनेटली इस चीज़ से रिलेट कर सकूँ दैट येस थंबनेल्स मैटर। और उस पर भी अगर आप लोग नोट करो तो देयर वर टू बेसिक थिंग्स ना, उसने मुझे थोड़ा सा अटेंटिव किया उसकी तरफ। डेफिनेटली अगर हम हाफ ऑफ द थंबनेल को देखें तो इट्स डेफिनेटली फॉलोइंग इन द बोल्ड कैटेगरी एंड द अदर हाफ ऑफ द थंबनेल वो वॉयलेंट कैटेगरी में जो है वो जा रहा है, जैसे कि अब्यूज़ हो। तो बिल्कुल इसे आप खुद ही कैटेगराइज कर लेंगे कि यूट्यूब पे दो तरह के माहौल बहुत प्रेवलेंट है, कि जिसमें एक तो आपका बोल्ड स्टफ है, सेकेंडली आपका वॉयलेंट एग्रेसिव एक नेचर या वॉयलेंट टॉक्सिक बिहेवियर जो है। तो इस थंबनेल में दोनों ये चीज़ें थी और बिल्कुल उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंट्रीग भी किया, क्यूरियस भी किया और ट्रिगर भी किया कि ये किस तरह की यूजेज है या ये क्या है। और क्योंकि वो एक कंप्लीट नॉवल था, और अमूमन कंप्लीट नॉवल शॉर्ट होते हैं लेकिन इतने शॉर्ट नहीं होते, तो फिर मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। खैर ये तो एक बात हो गई। सेकंड बात यह है कि समटाइम्स मैं ऐसे करती हूँ वीडियोज़ के साथ भी, या कोई भी नॉवल या कोई एपिसोड पढ़ने से पहले जस्ट जो यूट्यूब का आइकन होता है वीडियो को स्टार्ट करके उसको पूरा एक दफ़ा जो है ना वो एंड तक लेकर जाती हूँ। एपिसोड का जो एक कंटेंट होता है वो सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है मुझे कि अच्छा ये बातें इसमें की गई हैं ना। व्हाट हैपेंड कि बिल्कुल मैं जब उसको स्लाइड कर रही थी तो इंस्टेंटली मुझे ऐसा फील हुआ। तो इस नॉवल का सब्जेक्ट या थीम है दैट इन इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट वन, और उसने मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो फर्दर इंक्रीज़ किया कि नहीं, द थंबनेल वो इसके साथ इंसाफ नहीं कर रहा, द स्टोरी इज़ मोर देन दैट एंड इट स्पीक्स डिफरेंटली, कि किसी और बारे में बात हो रही है। डेफिनेटली मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा, मैंने जस्ट अभी एक स्लाइड को पूरा एंड तक गो थ्रू किया और उसमें गुजरती जा रही थी मेरे सामने से डिफरेंट स्लाइड्स, तो मुझे समझ आ गई। देन आई पॉज द वीडियो और मैंने कमेंट्स देखे तो देयर वर ओनली हार्डली टू जो है वो कमेंट्स थे। यहाँ पे मैं पॉज करके पर्टिकुलरली चैनल के बारे में बता देती हूँ कि जो चैनल का नाम है दैट इज़ रोमांटिक पाजी, और इस पर जो मैक्सिमम नॉवल्स हैं ना वो आपको कंप्लीट नॉवल्स ही मिलेंगे। और उसके अलावा जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो राउंड अबाउट 1.7 के सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक इनिशियल चैनल्स में से ही है ये भी। तो जब नॉवल मैंने स्टार्ट भी किया, इट वॉज अ वॉइस ओवर नॉवल। कंटेंट अपलोड कर रही हैं जिनका चैनल है ये उन्होंने ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही वॉइस ओवर में बता रही हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने पूरे नॉवल को नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे सब्जेक्ट की समझ आ गई और मुझे पता चल गया कि इसमें किस पर्टिकुलर थीम को या सब्जेक्ट को उठाया गया, और इंस्टेंटली मेरा माइंड जो है वो एक ऑलरेडी पढ़े हुए नॉवल की तरफ स्विच हो गया। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद था और बस मेरे माइंड में जो है उसकी स्टोरी चल रही थी कि कुछ मंथ्स पहले मैंने इसी टॉपिक पे या इसी सब्जेक्ट पे जो है वो एक नॉवल पढ़ा था यूट्यूब पे। मैं कमेंट सेक्शन में गई तो देयर वर ओनली 2 कमेंट्स, और जो चैनल की ओनर हैं उन्होंने ही फर्दर कमेंट किया हुआ था किसी को रिप्लाई करने में, कि जो कमेंट था बेसिकली वो ये था कि एक झूठी कहानी के लिए आप एक सैयद को बीच में ले आई हैं। मैं आपको थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ सारा के सब्जेक्ट क्या था, कौन सी स्टोरी की तरफ जो है वो इनका लिंक कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर थीम की बात हो रही है। अच्छा, तो जो आगे चैनल की ओनर है वो उन्होंने इस बारे में बताया हुआ था कि ये स्टोरी जो है वो उन्होंने एक इंस्पायर होकर लिखी है, और ऐसा बिल्कुल होता है जिस सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने डिपिक्ट किया है। और जो जिनसे इंस्पायर्ड होकर लिखी है उनका नाम है नबीला अजीज़, और उनके नॉवल का नाम था रसम। सर्च किया कि रसम बाय नबीला अजीज़ और मैंने वो निकाला, और उसके बाद मैं फर्दर डिफरेंट एक चैनल पे जो है वो शिफ्ट हो गई। वंस अगेन आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैं पहले कोई वो इंस्पायर्ड वर्जन उनका पढूं एक्चुअल जो जिसकी तरफ उन्होंने रेफर किया, या मैं पहले इसी नॉवल को गो थ्रू करूँ। लाइक अब 2 डिफरेंट नॉवल्स ना यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। कंप्लीट नॉवल्स हैं, डिफरेंट राइटर्स के हैं, डिफरेंट चैनल्स पे हैं, बट ऑन द सेम सब्जेक्ट और ऑन द सेम थीम। तो एक का नाम है रसम बाय नबीला अजीज़ और एक का नाम है जालिम यार। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ मुझे ये नहीं पता था कि ये रसम बाय नबीला अजीज़ वही नॉवल है जो मैं कुछ मंथ्स पहले पढ़ चुकी हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मैं उस चैनल के बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं मैक्सिमम की चैनल को कवर करूँगी जिस पे रसम बाय नबीला अजीज़ अपलोडेड है, जहाँ से मैंने पढ़ा। आई विल डिवाइड द वीडियो इन 2 पार्ट्स। तो सेकंड पार्ट में तो मैं दूसरे नॉवल के बारे में बात करूँगी, दैट वाज जालिम यार, जिसे मैंने पहले स्टार्ट किया था। रसम बाय नबीला अजीज़ मैंने टाइप किया और सबसे
पहले जो मेरे सामने चैनल आया दैट वाज डिजिटल बुक्स लाइब्रेरी। अराउंड अबाउट 20 के सब्सक्राइबर्स हैं। एक वॉइस्ड ओवर नॉवल ही था और अराउंड अबाउट 1.5 घंटे का था। तो जब अभी स्टार्ट ही हुआ तो इंस्टेंटली मुझे क्लिक हो गया कि ये मैं पहले कुछ टाइम पहले पढ़ चुकी हूँ। और बिलीव नहीं, जब मैंने पहले भी नॉवल पढ़ा था इसी सब्जेक्ट पे तो मुझे अच्छा लगा था। मुझे इसकी डिपिक्शन, इसकी नरेशन और इस तरह के थीम पे बात और उसको बहुत न्यूट्रली और अपने पर्पस के साथ क्लियर होकर डिपिक्ट करना बहुत अच्छा लगा था। ये नहीं कि जस्ट कोई रोमांस के एक वर्जन में आप उसको डेविएट कर दो असल मकसद से और कोई अपना पर्पस ना डिपिक्ट करो नॉवल को लिखने का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यूजुअली आई एम नॉट अ फैन ऑफ लिसनिंग वॉइस ओवर्स। नॉवेल्स को लेके मुझे खुद पढ़ना पसंद है और मुझे खुद से फिर एक उसका विजन पसंद है। मैं इसी तरह से जो है वो पढ़ती हूँ। मैं पीनट्स खा रही थी तो मैंने सोचा कि काश जो है वो कोई बोलता रहे और मैं थोड़ा सा सुन लूँ। ये हुआ कि इट वाज द वॉइस ओवर। और यहाँ मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगी जो वॉइस ओवर जिन्होंने किया हुआ है। काफ़ी अच्छा उन्होंने वॉइस ओवर किया हुआ है, काफ़ी अच्छी आवाज़ है और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। इतनी लंबी है तो मैंने तमहीद बांध दिया। आप लोग भी कह रहे होंगे कि कितना बोलती है ये, इतनी लंबी बातें। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा चले मैं चीज़ें लिंक करके आपको बताती हूँ। वेल, कमिंग टू द मेन पॉइंट एंड द नॉवल। अब यहाँ से मैं जो रिव्यू स्टार्ट करूँगी दैट वुड बी ऑन रसम बाय नबीला अजीज़। और सभी पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं नॉवल के सब्जेक्ट की, थीम की, कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। तो बेसिकली जैसे आप लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रस्म्स कह लें हमारी सोसाइटी में सर्कुलेट कर रही होती हैं। बहुत हद तक कुछ ऐसी होती हैं जो सोशली चलती आ रही होती हैं, लाइक सोसाइटी ने उनको खुद बना लिया होता है लेकिन और उनको लिंक भी कहीं ना कहीं अपनी सोशल वैल्यूज़ के साथ ही किया होता है। जैसे काफ़ी हद तक वनी की एक रस्म है, उसको ऐड किया हुआ है। सिमिलरली जैसे खई था वो भी एक रस्म हो गई। इसी तरह कुछ इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ खुद से बनाई हुई रस्में भी इंट्रोड्यूस कर ली हुई हैं। नॉवल उसी थीम पे है, उसी एक सब्जेक्ट को उठा रहा है और रस्म से मुराद वही रस्म है कि किसी भी बेटी को या किसी भी लड़की को जो सैयद घराने में से होती है उसको सदका कर देना। और सदका करने का मकसद मतलब आप बिल्कुल समझते हैं, एज़ इफ़ कि आप एक चीज़ जो है वो डोनेट कर रहे हो या एक चीज़ जो है वो चैरिटी के तौर पर दे रहे हो और अब वो अपना पर्पस उसी तरह ही सर्व करेगी। यस, पहले भी जब मैंने इस नॉवल को पढ़ा तो तब भी मुझे सब्जेक्ट थोड़ा हिट किया और मैं जस्ट ये सोच रही थी कि ये होता है, ये सच है बिल्कुल। मैंने इन बातों के बारे में अक्सर सुना भी है। इनके डिफरेंट वर्जन्स हैं जिनके बारे में मैंने सुना है। जब मैं कॉलेज लाइफ में भी थी तो मुझे याद है सबसे पहले इस तरह के एक सब्जेक्ट से मैं तभी इंट्रोड्यूस हुई थी। मेरी एक मैम थी, वही हमें इससे रिलेटेबल जो है वो बात बता रही थी। एंड एज आई माई सेल्फ लिव इन अ विलेज जो कि इक्वली एडवांस तो हो चुका है, बट सच काइंड ऑफ थिंग्स या इस तरह की बातें और इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो सर्कुलेट करती रहती हैं। यहाँ पर तो नहीं होता लेकिन एज इफ़ वन कैन से कि हाँ जी मुख्तलिफ एरियाज़ में हो रहा हो तो बातें सर्कुलेट कर रही होती हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा क्लियरली जो है वो सब्जेक्ट को डिपिक्ट कर दूँ कि इस रस्म से क्या मुराद होता है, तो बहुत सारे ऐसे जो सैयद घराने हैं उनमें ये होता है कि उनके घर का या ख़ानदान का जो बड़ा बेटा है वो सजादा नशीन होता है। इसको सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि उसको एक ऐसा काम सौंप दिया जाता है कि वो पीरी मुरीदी कर रहा होता है। यानी लोग उसके पास आते हैं अपने मसाइल लेकर और वो काफ़ी हद तक उनको हल करने में मदद देता है और इक्वली उसमें तावीज़ हो सकते हैं, उनके लिए दुआएं हो सकती हैं और फिर लोग उनके पास जो है वो अपनी मनतें और मुरादें लेकर आते हैं और फिर उनको पूरा करवाने के लिए जो है वो मज़ीद चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे कि ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है और हमारे इर्द गिर्द ये हो रहा होता है। ये कल्चर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा प्रमोटेड है कि ख़ानदान का वही सजादा नशीन जो इस तरह की पीरी कर रहा है या उसके मुरीद होंगे आगे, उसकी जो सबसे पहली औलाद होगी बेटी, चाहे वो कुछ बेटों के बाद हो या चाहे वो सबसे पहली औलाद बेटी ही हो, उसको रस्म कर दिया जाएगा सदक़े के तौर पर और उसमें वो अपने बाप और अपने भाइयों का सदका दे रही है। और रस्म में क्या होगा कि उसकी एक दिन के लिए शादी करवा दी जाएगी दूसरे किसी भी सैयद घराने में या कोई भी और घराना हो सकता है, लेकिन उस एक दिन की शादी में ना तो हस्बैंड एंड वाइफ इंटीमेट होंगे और इक्वली ना वो मैरिज कंटिन्यू होगी। सिमिलरली ना ही उस मैरिज में डाइवोर्स होगी, यानी वो सिर्फ एक नाम की शादी होगी, एक दिन की दुल्हन, बट शी वुड नॉट बी अ डाइवोर्सी, लेकिन वो उसको वापस ले आएंगे, उसको घर ले आएंगे और उसके बाद फर्दर जिस इंसान से उसकी शादी हुई है वो सेकंड मैरिज कर सकता है। वो अपनी लाइफ को किसी भी तरह से गुजार सकता है जैसी भी उसकी मर्जी हो, लेकिन वो लड़की जिसको सदका किया जाता है उसकी शादी हो जाती है। अगर कहा जाए तो वो शादीशुदा होगी लेकिन वो शादीशुदा नहीं भी होगी क्योंकि उसको वापस घर ले आया जाता है और उसके बाद उसकी बाकी की सारी ज़िंदगी उसका एक ही मकसद होता है, इबादत करना। वेल जी, जो आप लोगों के व्यूज़ होंगे इस वक्त या जो बात सुन के जो आपके माइंड में बातें सर्कुलेट कर रही होंगी वही मेरे माइंड में भी कर रही थी, इक्वली वो भी मुझे उतना ही ट्रिगर कर रही थी। बट एज आई सेड कि ये रियलिटी है, ऐसा हो रहा होता है। इवन एक दफ़ा मैंने ये बात भी सुनी कि माज़अल्लाह कुछ लोग जो हैं वो बेटियों को कुरान मजीद के साथ ब्याह देते हैं, माज़अल्लाह। और यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई ऐसे पेक्यूलियर लोगों को टारगेट कर रही हूँ या उन्हें इन बातों से जो है वो पंप कर रही हूँ या ट्रिगर कर रही हूँ या मेरा मकसद उन पर क्रिटिसाइज़ करना है, नहीं। मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ और मैं इस रियलिटी की बात कर रही हूँ जो कि बिलीव मी हो रहा होता है और इक्वली इस नॉवल में पोर्ट्रे किया गया है। मैं आपको एग्जैक्टली यही रस्म राइटर के अल्फाज में भी बता देती हूँ कि जो उन्होंने नॉवल में लिखी हुई है, जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया और वो किस तरह से है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इस तरह के ख़ानदान होते हैं उनमें ये रस्म जो है वो सदियों से चली आ रही है और हर लड़ी और नस्ल में सबसे बड़ा बेटा सजादा नशीन होता है और इस सजादा नशीन की बेटी को सदका किया जाता है कि और वो सदका जो है वो उसके बाप और भाइयों का सदका, यानी इस बेटी का निकाह करके एक दिन के लिए दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया जाता है और फिर शादी के दूसरे ही रोज़ वो घर वापस ले आते हैं हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो बेटी तमाम उम्र इबादत में गुजार देती है, दुनियावी कामों से दूर रहती है और दीनी कामों को अपना लेती है। इसके शोहर का, इसके बाप दादा और बहन भाइयों
लड़कियों का इस पर कोई हक और इख्तियार नहीं रहता, वो अल्लाह की राह पर लग जाती है। कितनी ऑड सी बात है ना कि इस चीज़ के लिए भी वंस अगेन लड़कियों को यूज़ किया जा रहा होता है और उन्हें सदका किया जा रहा होता है, और फिर उससे भी बढ़कर के इस तरह की फ़जूल रसूमात जो हैं वो खुद से ही बना ली गई हैं, खुद से ही घड़ ली गई हैं, जिनका हमारे दीन में कोई लिंक नहीं है, कोई उसकी तरफ कोई इशारा नहीं है। और कितने दुख की बात है इक्वली कि हमारा मज़हब, हमारा दीन जो हमें मियाना रवि सिखाता है, दीन और दुनिया दोनों को साथ साथ लेके चलना, उसी दीन के नाम पर इस तरह का मजाक हो रहा होता है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए एक इंसान को मुख्तस कर दो कि वो अल्लाह ताला की राह में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार दे, जबकि ये बात हमारे प्यारे अल्लाह ताला ने खुद नहीं कही, खुद इस तरह की बात का पैगाम नहीं दिया। इंसानों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने मज़हब से और अपनी खुद की बनाई हुई रसूमात से जो है ना वो अटैच कर लिया है। और इक्वली ही सोचने वाली बात है कि एक इंसान है, उसको आप सदका कैसे कर सकते हो। वेल, ये सारी बातें बहुत ही ब्यूटीफुली इस नावल में पोर्ट्रेड हैं। जो नावल की स्टोरी है वो भी इसी के गिर्द घूम रही है। बेसिकली दो फैमिलीज़ हैं, और एक वो फैमिली है जिनकी बेटी सदका कर दी जाती है, दूसरी तरफ वो फैमिली है जिस लड़के के साथ शादी कर दी जाती है। नावल स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में ही जो सीन डिपिक्टेड है वो इस तरह से है कि तलाक की बात चल रही होती है, और जो लड़का है, जो मेल कैरेक्टर है हारून गर्देज़ी, और जो फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है शहरबानो। तो इन दोनों की स्टोरी है बेसिकली, और वो बिल्कुल जो ओपनिंग सीन है नावल का उसमें जो मेल कैरेक्टर है वो यही बात कर रहा है कि मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, जो कि फर्दर हमें थोड़ा आगे जाके पता चलता है कि अच्छा ये कैरेक्टर है और ये इस बारे में बात हो रही है। लेकिन ओपनिंग जो नरेशन है वो इतनी अच्छी हुई है कि तलाक से बात जो है वो शुरू होती है। ऐसा आपका इंटरेस्ट भी डेवलप किया जा रहा होता है कि पता नहीं नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, ये कैरेक्टर्स कौन है, क्योंकि वो जिससे बात कर रहा होता है वो लड़की का दादा होता है, और बेसिकली वही पीर और मुरीद वही पीर थे जिनसे लड़के की दादी जिनके पास लड़के की दादी गई थी, यानी कि हारून गर्देज़ी की दादी गई थी, और उन्होंने मन्नत मांगी थी और उन्होंने कहा था कि उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेंगी, बस उन्हें पोता चाहिए और किसी तरह से जो है वो उनकी इस दुआ को उनके हक में कबूल करा दिया जाए। वो उनके पीर थे, मुर्शद साईं को कहती थी, और उनके पास वो इसीलिए गई कि उनकी दुआएं जो है वो उनको उनके हक में कबूल करवाया जा सके। वंस अगेन दिस इज़ वेरी डिबेटेबल। मैं कुछ लाइंस आपको जो है वो पढ़कर सुनाती हूँ कि किस तरह से राइटर ने इसको बहुत न्यूट्रल वे में डिपिक्ट किया है, और जो ऐसी चीज़ जो आपको सोचने पे भी मजबूर करे और आपको किसी साइड पर बायसनेस ना फील हो, और इक्वली पढ़ते हुए भी ये महसूस कर पा रहे थे कि ये चीज़ कितनी गलत है। वेल, मैं पहले से इस चीज़ के इतने हक में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपका और आपके जो अल्लाह का ताल्लुक है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, या वो आपके लिए कोई लिंक ना क्रिएट कर सके। अपनी दुआ करनी है और आपको कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आप और आपके अल्लाह ताला होने चाहिए, दरमियान में कोई भी नहीं कि जिसके आप वास्ते दें या जिनके ज़रिए से आप दुआएं मांगे। अल्लाह ने जब हमें खुद इतने प्यारे अपने सिफाती नाम जो हैं वो बताए हैं और इतनी ज़्यादा दुआएं बताई हैं, पूरे का पूरा कुरान मजीद जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो फिर हमें इस तरह से किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके किसी भी किस्म के पीरों की, मुरीदों की और इस तरह के किसी भी पीर फ़कीर या मुर्शद के पास जाने की तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये बिल्कुल इसी तरह से ही मानना है भी मुर्शद को और फिर इस तरह से स्पेसिफिकली उनके फिर मज़ारों पर जाना और उनसे दुआएँ मांगना, धागे वगैरह, ये सब मेरे नज़दीक बहुत क्वेश्चनेबल है, और मुझे ये बहुत से काम जो है वो बिद्दत में लगते हैं। इक्वली मेरे नज़दीक मैं इसको शिर्क की कैटेगरी में ऐड कर रही होती हूँ। वंस अगेन किसी पर भी बात नहीं करी, मैं अपने थॉट्स शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे पढ़ते हुए भी ये फील हो रहा था कि ये चीज़ कितनी गलत है और कितना उसको न्यूट्रली डिपिक्ट किया गया है। मैं कुछ लाइन्स हैं वो आपको पढ़कर सुनाती हूँ, तो आप उसे जो है वो खुद अंडरस्टैंड कीजिएगा। मेल कैरेक्टर है, उसकी दादी गई हैं अपने मुर्शद साईं के पास, और वो किस तरह से कह रही हैं कि इंसान कभी कभी इतना उतावला हो जाता है अपनी ख्वाहिशों के लिए कि वो ये नहीं देखता कि वो क्या बोल रहा है, उसका अंदाज़ क्या है, उसका तरीका क्या है, वो किसके पास जा रहा है, और चाहे वो किसी बड़ी उम्र का हो या चाहे किसी छोटी उम्र का हो, ख्वाहिशात जो हैं वो इंसान को इसी तरह ही बहुत डेस्परेट जो है वो साउंड करवाती हैं, बना देती हैं, और काफ़ी हद तक हमारे असली जो चेहरे हैं ना, हमारे असली रुख हैं वो भी सामने आ जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान ही हैं और गलतियाँ हम सबसे ही होती हैं। तो इसमें भी जो है वो उसी तरह से डिपिक्ट किया गया है कि बड़ी अम्मा के नाम से ये कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस्ड है, और इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसी तरह बड़ी अम्मा भी कभी किसी मलंग से दुआ करवाने चली जाती, कभी किसी मज़ार पर धागे से गिरा बांध आती, और यही सब करते करते एक रोज़ वो अपने मुर्शद साईं पीर फरीद हुसैन के पास जा पहुंची, जो अपने बाप दादा के सजादा नशीन थे और मज़ार के साथ बने हुजरे में तशरीफ़ फरमा होते थे, जहाँ वो अपने मुरीदों की दुख परेशानी और मसले मसाइल सुनते थे, उनका हल बताते थे, उनके लिए दुआ करते थे और ज़रूरत पड़ने पर तावीज़ वगैरह भी लिख देते थे। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात है कि ठीक है, आप लोग जाते हैं अपने मसले और मसाइल बताते हैं, दुआएं भी करवाते हैं, उसके बारे में मैं जो है वो अपना पर्सपेक्टिव पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। सिमिलरली तावीज़ वगैरह वाली चीज़ तो मुझे फर्दर और ज़्यादा क्वेश्चनेबल लग रही होती है और ज़्यादा ऑड लग रही होती है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात जो है वो की गई है। तरह जो बड़ी अम्मा है वो अपना दुख बताने लगती हैं, और वो उनको कहते हैं बताने से पहले ही कि चुप कर जाओ, मुझे पता है तुम्हें एक पोते की ख्वाहिश है और तुम उस ख्वाहिश को ही लेकर मेरे पास आई हो। ये बात सुनते ही उनका अकीदा जो है उन पर और पुख्ता हो जाता है कि इन्हें तो इस बात के बारे में पहले से ही मालूमात है, और वो मज़ीद गिड़गिड़ाने लगती हैं और उनको कहती हैं कि मैं कुछ भी करूँगी, मैं आपकी सारी मन्नतें जो है वो पूरी कर दूँगी, मैं चढ़ावे चढ़ाऊँगी और मैं हर तरह का काम करूँगी, मैं आपकी नौकर बनकर रहने के लिए भी तैयार हूँ। पीर हैं ये, मुर्शद हैं ये, फर्दर कहते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और वो तब होगा जब तुम्हारा जो ये पोता है और मेरी पैदा होने वाली जो पोती है, इनकी शादी करवा दी जाएगी। यानी कि हमारे यहाँ इस तरह होता है, ये रस्म है कि हम अपनी बेटी को सदका कर देते हैं। जो भी सजादा नशीन होता है उसकी सबसे जो पहली औलाद होती है और बेटी औलाद जो होती है उसको वो फर्दर सदका कर देते हैं। और क्योंकि ये इस वक्त जो है वो अपनी बेटी को ऑलरेडी
एक दफ़ा रस्म कर चुके हैं, सदका कर चुके हैं, और उसके बाद अपने बड़े बेटे को सजादा नशीन भी कर चुके हैं, और फिर फर्दर उसकी आगे से जो औलाद होगी उसको वो सदका करेंगे, जो बेटी औलाद होगी, जिसके बारे में ये यहाँ पर बात भी करें। यानी कि अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो जो फीमेल लीड कैरेक्टर है उसकी पुप्पो ऑलरेडी इस तरह की एक रस्म अदा कर रही हैं, उनकी शादी नहीं की गई, उनको सदका कर दिया गया और बाकी का वक्त वो घर में हवेली में रह के इबादत के तौर पर गुजार रही हैं। मुर्शद के बड़े बेटे की सबसे बड़ी बेटी है, ऑलरेडी इसके 3 भाई हैं, भाइयों में छोटी है लेकिन एक ख़ानदान में लड़की के तौर पर, बेटी के तौर पर बड़ी है, तो इसको जो है वो सदका कर दिया जाएगा। खैर पूरा नावल इसी के बारे में है। फर्दर मैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स को, उनकी आर्ट्स को और ओवरऑल उनकी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैरेक्टर्स की बात की जाए तो हारून गर्देजी जो मेल लीड है वो आपका कोई टिपिकल कैरेक्टर नहीं है यूट्यूब नॉवेल्स में जो आप मोस्टली देख रहे होते हो। काफ़ी सारे स्टफ को एक रीडिंग दे चुकी हूँ तो मुझे आइडिया है इस तरह के कैरेक्टर से मैं बहुत पहले डाइजेस्ट पढ़ते हुए इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी हुई थी। लेकिन जो यूट्यूब पे यंग गर्ल्स हैं और इस तरह और यूट्यूब वाले चैनल्स के साथ न्यूली लिंक्ड हैं और फर्स्ट टाइम इस तरह के स्टफ को एनकाउंटर कर रही हैं, तो मैं उनके लिए ये बात बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से ये आपका कोई भी टिपिकल शाहों और खानजादों और पठानों वाला जो एक कैरेक्टर है वो नहीं है। बहुत ही वेल डेवलप्ड और बहुत ही वेल बिल्ड और बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट कैरेक्टर है अपनी ट्रेड्स में, और काफ़ी मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन का मतलब कि काफ़ी मर्दाना है अपनी ट्रेड्स में, और मेरे नज़दीक मर्दानगी बिल्कुल वो सो कॉल्ड मर्दानगी नहीं होती जो कि बहुत टिपिकल यूट्यूब चैनल्स में डिपिक्ट किया गया है। इट्स अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट, इट्स अबाउट स्टेइंग ट्रू टू योर मोरल्स, इट्स अबाउट स्पीकिंग ट्रूथ और ऑनेस्ट होना और हक पे रहकर बात करना, और डेफिनेटली इस तरह की ट्रेड्स रखना जो कि आपको रिलेटेबल भी फील करवाएं, रियल टू लाइफ, लेकिन इक्वली ऑथेंटिक हो, ऑनेस्ट हो, और इज़्ज़त देने और इज़्ज़त डिपिक्ट करने और इज़्ज़त इक्वली लेने वाला एक ऐसा कैरेक्टर जो है वो पोर्ट्रे किया गया। वो बहुत नॉवल के स्टार्ट में ही आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से लिखा गया है, उर्दू वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज़ की गई है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सारा सेंटेंसेस का जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि शार्प ऑथेंटिक डायलॉग्स हैं, लेकिन कोई ओवर द टॉप डायलॉग साउंड नहीं हो रहे जिससे आपको लगे कि जी बड़े कोई हीरोइक डायलॉग्स हैं, या आपको डायलॉग्स या फिर इक्वली कैरेक्टर्स में कोई बायसनेस फील हो रही हो, बहुत न्यूट्रल से साउंड हो रहे हैं। इक्वली मैं कैरेक्टर की बात कर रही थी कि उसकी इस तरह की ट्रेड्स हैं और उसकी सोच बहुत अच्छी है, और इसी सोच को इस रस्म के साथ लिंक करके बताया हुआ है कि किस तरह से उसकी सोच, उसकी प्रेजेंटेशन या एक अच्छे इंसान के इस तरह के इनिशिएटिव से ऐसी जाहिलाना रसूमात को ब्रेक किया जा सकता है। इक्वली मैं अगर फीमेल लीड की बात करूं तो यहाँ पर ये फीमेल कैरेक्टर भी आपका कोई टिपिकल यूट्यूब डिपिक्टेड फीमेल कैरेक्टर नहीं है, कि ना ही कोई बड़ी डरी सहमी सी लड़की हो, बहुत ही कोई मीक सी लड़की हो। ये ऐसा ही है, जो लोग डाइजेस्ट पढ़ते रहे हैं या जो लोग अच्छे नॉवेल्स को रीड करते रहे हैं वो इसे रिलेट कर पाएंगे कि एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर लिखा गया है जो सबसे पहले तो वेल बिल्ट है अपनी ट्रेड्स में भी, अपनी प्रेजेंटेशन में भी और अपनी सोच में भी। खैर सोच वाली बात पे मैं थोड़ा सा फर्दर आगे बात कर देती हूँ, वो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं ट्रेड्स को इंक्लूड करूँ तो वो ये होगा कि बहुत ज़्यादा सबमिसिव और मीक नहीं है, अपनी बात उसको रखनी आती है, एक सुलझा हुआ कैरेक्टर डिपिक्ट किया गया है, एक ऐसी लड़की जो ज़्यादातर अपनी इबादत में मशगूल रहती है और जिसका बोलने का अंदाज़ बहुत नर्म है, लेकिन वो सही और एक सच्ची और हक पे रहने वाली बात भी कर जाती है कि अपनी सोच में जो है वो किस तरह से स्लाइटली ब्रेन वॉश्ड है। कुछ डायलॉग्स मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, उससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। अच्छा, शहरबानो को उसकी जो कज़न है ज़हरा, वो थोड़ा सा रियलिटी चेक दे रही है और उसको किस तरह से बता रही है कि वो भी सदका कर दी जाएगी, और ऑलरेडी हमारे घर में जो पुप्पो बैठी हैं वो भी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो ये कैसी एक लाइफ होगी, तो तुम इस शादी से इनकार कर दो। जिसमें वो जो उसको जवाब है वो ये देती है कि मैं और आप एक जैसी नहीं है ज़हरा, आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है। वो हैं जिसके माथे पर शादी की लकीर है और मैं वो हूँ जिसके माथे पे सदके की लकीर है, और यही हम दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। डेफिनेटली आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि ये इसको आप ही कह रही है, तो आप ही बड़ी हुई तो उस हिसाब से तो आप ही को सदके की रस्म के हिसाब से देना चाहिए था, तो फिर शहरबानो ही क्यों? क्योंकि शहरबानो जो है उसके वालिद सजादा नशीन हैं, वो ही बेसिकली बड़े बेटे हैं, और उसके बाद जो ज़हरा आपी हैं उनके वालिद हैं। बेशक ज़हरा आपी पैदा पहले हुई हैं लेकिन उनके वालिद सजादा नशीन नहीं है, तो जो मुर्शद साईं हैं उन्हीं की जो बेटी हैं इन लोगों की रस्म के हिसाब से उसी को पहले सदका किया जाएगा, और वो जो है वो शहरबानो बनती है। तो यार ये उसके कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जिसमें वो बहुत सॉफ्टली बात कर रही है, अपनी बात को रख रही है, और कुछ बहुत हीरोइक सा भी साउंड नहीं हो रहा फीमेल कैरेक्टर्स के पार्ट पे, जो कि टिपिकली हमें हर जगह नजर आ रहा है आजकल। इक्वली मैं एक और बात ऐड करूँगी कि जब वो फर्दर बात करती है उसकी सोच, उसको रिफ्लेक्ट करवाया गया है एक दूसरे डायलॉग से, कि जो जिसे मैं समझती हूँ कि कितनी ब्रेन वॉश्ड है, और ऐसे बहुत यूजुअली बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जिस तरह के सब्जेक्ट को उठाया गया हुआ है उस पर ये चीज़ बहुत कॉमन है कि वो घरों में, आम फैमिलीज़ में, नॉर्मल हालात में भी लड़कियां इतनी ब्रेन वॉश्ड होती हैं, या हम लोग सब इसी तरह से ही जो है वो सोच रहे होते हैं कि अच्छा हमारे पेरेंट्स हैं या भाई हैं या वो हमसे इतना प्यार करते हैं, तो जी उनके लिए इस तरह की कुर्बानी देना तो कोई बड़ी बात नहीं, जो कि मोस्टली मैरिजेस में तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही पॉइंट है। मैं कुछ डायलॉग्स जो है वो रीड करके आपको सुनाती हूँ। वो कहती है कि ज़हरा आप मेरे लिए सोच रही हैं, लेकिन साथ में ये भी तो है ना कि मैं अपने बाप और भाइयों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। मेरी ऐसी ज़िंदगी भला किस काम की जो मेरे अपनों के काम ही ना आए। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जिसे उन्होंने सदका बनने का एजाज़ अता किया है। इस तरह के वर्ड्स बहुत क्लियर आपको कर रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा उसकी सोच ब्रेन वॉश्ड है, कितनी ज़्यादा अपनों की मोहब्बत और इस एक चीज़ को जो है वो उसने अपनी ज़िंदगी का जो महवर है वो बना लिया हुआ है ना। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सी लड़कियाँ कह रही होंगी कि जी असल में तो ऐसी ही ट्रेड्स होनी चाहिए लड़कियों में, यही तो एक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, घर अपनी शादियों को निभाना और ओवरऑल अपनों के लिए कुर्बानी देना, और यही असल जो है वो किसी हीरोइन की ट्रेड्स में जो है वो आती है, या एक अच्छी लड़की की ट्रेड्स में आती है। सिर्फ ऐसी ट्रेड्स रखना ही कैरेक्टर्स को विजन नहीं देता और आम इंसानों को भी अच्छा नहीं बनाता। आपकी खुद की ज़ात भी उतनी ही
अहम है। सेल्फ लव इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये ज़िंदगी हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, और उस इंसान का भी अपनी ज़िंदगी पर पूरा हक है, बल्कि अव्वलीन हक है, सबसे पहला हक है। तो रिस्पेक्ट और कदर अपनी जगह अपनों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, लेकिन इस तरह से एक सोच रखना कि आप अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दो, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा, ना ऐसा कोई ना ऐसा मैसेज जो है वो हमारा मज़हब प्रमोट करता है। तो फिर ये इक्वली एक बहुत गलत सी चीज़ है, और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करना फीमेल कैरेक्टर्स में भी, ये भी इक्वली लैकिंग है उनके पार्ट पे। लड़कियों को भी उतना ही इक्वली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना ही अपनी सोच में स्ट्रेंथेंड होना चाहिए। मैं सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ की बात भी कर रही हूँ। वो बिल्कुल भी उस तरह से फ्रेजाइल नहीं है, नाजुक नहीं है, मीक नहीं है जैसे कि डिपिक्टेड है, और हम लोगों को ऐसा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इक्वली इंकरेजिंग बनाया, इक्वली मजबूत बनाया, और डेफिनेटली हर फील्ड में लड़कियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं। शायद में भी आपको ये चीज़ थोड़ी सी जो है आउट ऑफ द टॉपिक लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल इक्वली कनेक्टेड है, लिंक्ड है। और यहाँ पर भी जो राइटर हैं उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि वो फीमेल कैरेक्टर को कोई अपनी तरफ से बहुत हीरोइक आर्क दे रही हैं कि जी वो इस तरह की बात सोच रही है तो जी बहुत अच्छी और वो ऐसी नेक परवीन लड़की दिखाई गई है। इन डायलॉग से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऐसे घरों में किस तरह से सोच भी जो है वो ब्रेन वॉश्ड होती है, या ये लड़की जो है वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को यहाँ तक ही लिमिटाइज करके बैठी। क्या फ़ायदा आपकी उस इबादत का, आपके उस दीन का, जो आपको आपकी ज़िंदगी गुजारने का मकसद ही ना समझाए बताए, और जिसमें आप इस तरह की रसूमात को ऐड करो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स पर भी जो है वो लाइट थ्रो की गई है इस नावल से। छोटा सा नावल है, कंसाइज है, लेकिन इतना खूबसूरती से लिखा गया है, और कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ बहुत डीप और वेल बिल्ड है अपनी बातों में मैसेज कन्वे करने में। बाकी फर्दर डेफिनेटली आप इस नावल को जो है वो गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा, इसको रीड कीजिएगा, तो आपको क्लियरली फर्दर सारा आइडिया हो जाएगा कि स्टोरी किस तरह से अनफोल्ड होती है, किस तरह से जो मेल कैरेक्टर है वो डेफिनेटली इनकार कर देता है ऐसी किसी भी जाहिलाना रस्म का पार्ट बनने से। लेकिन दोनों फैमिलीज आपस में इस तरह की एक चीज़ को टाई कर चुके होते हैं, बात कर चुके होते हैं। लड़का है उसको समझाया जाता है, की वजह से फर्दर जो है वो उनकी मैरिज कंडक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लड़का कोई बहुत बेवकूफ़ दिखाया गया या चाइल्डिश है कि जी वो कोई ब्रेन वॉश्ड हो गया। वो इस तरह का इनिशिएटिव पर्पसली लेता है ताकि वो ऐसी रस्म को ब्रेक कर सके। बेसिकली व्हाट ही डिड कि वो वेरी फर्स्ट नाइट ही अपनी मैरिज को कंज्यूमेट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, और वो उस लड़की को प्रॉपर एहसास दिलाता है बातों से कि किस तरह से ये रिश्ता है और कितना पाक है और हलाल है, और इक्वली जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो कितनी अहम है, और हम दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ जो है वो कितनी अहम है, ये कनेक्टेड है। ये सिर्फ एक फजूल सी रस्म है, और मैं खुद को या तुम्हें उसका पार्ट बनने नहीं दूंगा। नॉवल का जो सेकंड हाफ है उसमें यही पोर्ट्रेट है कि घर वाले भी सारे उस चीज़ को लेकर इतना शंड होते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले भी, इवन खुद लड़की भी वो थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स का शिकार होती है, क्योंकि ये लड़का या जो उसका पार्टनर है वो अपनी ट्रेड्स में एक अच्छा इंसान है, और वो काफ़ी कोशिश करता है, नॉवल के एंड तक वो इसी कोशिश में जारी रहता है, जिसकी वजह से फर्दर ये भी है कि लड़की जो है वो एक्सपेक्ट करने लग जाती है, और ये लड़की के घर वालों के लिए एक बहुत ही शर्म का मकाम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको हम कैरेक्टर ट्रेड्स में से मिस नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल आप लोगों को भी एक शॉक दूंगी जैसे पढ़ते हुए भी इंस्टेंटली आपको मिलता है। द थिंग इज़ कि एक बहुत ही छोटी और एक नॉर्मल सी बात पर ये जो कैरेक्टर है हारून, ये शहरबानो को थप्पड़ मार देता है। एट दैट टाइम जो कैरेक्टर की मेरे नज़दीक एक वैल्यू या एक वर्थ बनी होती है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है, क्योंकि ओवरऑल मैं इसको काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर ही ले रही थी, एंड वी कांट एक्सक्लूड जो उसके अंदर अच्छी ट्रेड्स हैं, बट सिंपली एक छोटी सी बात पर आप हाथ उठा लो और एक थप्पड़ मार दो, और यहाँ पर उसको किसी भी तरह से कोई सेक्शुअलाइज नहीं किया गया, उसको फ्लॉन्ट नहीं किया गया, रोमांटिसाइज नहीं किया गया, वो बस एक थप्पड़ है, प्लेन थप्पड़ है। मुझे उस थप्पड़ के मारने पे क्वेश्चन है कि क्या वो इतना ज़रूरी था, वाज इट नेसेसरी। उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट हैपेंड कि जो शहरबानो है हारून उसको उसके वालिद से मिलने नहीं जाने देता, क्योंकि समहाउ उसको पता होता है कि जो लड़की है उसकी फैमिली मैनिपुलेट कर रही है लड़की को या ब्रेन वॉश कर रही है। उसका बाप बीमार नहीं है, लेकिन उसके बाप की बीमारी का बहाना करके वो इसको घर से ले जाएंगे, और फिर वापस जारी बातें लाने में बहुत मुश्किल होगी। तो वो थोड़ा सा उस टाइम पर सख्त हो जाता है, या वो बात तो बहुत तरीके से कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इतनी सी बात होती है, बट डेफिनेटली शहरबानो जो है वो भी इक्वली उसी तरह ही ब्रेन वॉश है, या लव फॉर हर फैमिली वो इंटैक्ट है, और किस तरह से उसको डे वन से ही हारून अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ तक तो दोनों कैरेक्टर्स की ऑडिटीज़, उनकी ट्रेड्स बहुत क्लियर है, समझ आ रही है कि वो अपने अपने सेट कैरेक्टर्स में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, उसी तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। किसी भी तरह की राइटर के पार्ट पर मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं है कि वो ये दिखाना चाहे कि जी मैं मेल कैरेक्टर को ऊपर रख रही हूँ या फीमेल को, ऐसा कुछ भी नहीं है। सडनली व्हाट हैपेंड कि क्योंकि शहरबानो को बहुत गुस्सा होता है और वो हाथ भी जोड़ती है बाकायदा हारून के सामने, लेकिन वो थोड़ा उस वक्त स्टर्न रिएक्शन शो करता है और उसको कहता है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, बिकॉज समहाउ ही नोज। तो वो आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो कि ठीक है वो शहरबानो अपनी बेहतरी के लिए कह रहा है। बट व्हाट हैपेंड कि शहरबानो के घर वाले चले जाते हैं, तो वो इतना उसको इस चीज़ का शॉक मिलता है और उसको दुख होता है कि वो वहीं पर ही चकरा के गिर जाती है। उसके बाद वो सीन शिफ्ट हो जाता है, रात का टाइम होता है, और इट्स मीन कि उसका बीपी हो गया था और उन्होंने उसकी देखभाल की है, और वो दोनों सो रहे होते हैं बेड पर, और इंस्टेंटली शहरबानो की आंख खुल जाती है। दे हैव अ टॉक एट दैट टाइम, बहुत सिंपल सी। और शहरबानो को क्योंकि उस पर पहले वाला एक गुस्सा होता है जो कि एक कैरेक्टर के हिसाब से उसके साथ ओवरऑल चल रहा है, तो उसकी जो साइकी है उसके हिसाब से वो बहुत क्लियर रिएक्शन शो कर रही है कि वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती है कि मुझे आपके लम्स से नफरत है, या आप एक बहुत ही बेरहम इंसान है और मुझे आपसे नफरत है। इस तरह से जस्ट वो प्लेन सिंपल वर्ड्स यूज़ करती है, और इस बात पर जो हारून है उसका हाथ उठ जाता है, और ऐसे लिखा हुआ था कि हाथ उठ गया और शहरबानो के चेहरे पर निशान छोड़ गया। तो स्ट्रेट आउट यहाँ पर उसने उसको थप्पड़ मारा है। उसके बाद वो गुस्से में कमरे से निकल जाता है, और जाने से पहले एक जुमला भी बोल के जाता है कि आप मेरे
साथ कभी भी किसी और की वजह से ऊंची आवाज़ में बात कभी नहीं कीजिएगा। मेरे साथ आप कुछ भी कर ले वो मैं बियर करूँगा, लेकिन किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं, यानी किसी और वो उसको उसकी फैमिली की तरफ ही रेफर कर रहा है। तो यहाँ से मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। मुझे लगा कि ये चीज़ लिखना और डिपिक्ट करना और इसको इस तरह से प्रेजेंट करना, दैट वाज अ स्ट्रेट आउट नो फ्रॉम मी। आप इस तरह की थप्पड़ और ऐसे अब्यूज़ दिखाए बगैर भी चीज़ों को लिख सकते हैं। और इट्स वेरी ट्रू कि जब मैं खुद भी डाइजेस्ट भी पढ़ रही होती थी या बहुत अर्ली एज में मैगजीन्स और इस तरह के डिफरेंट रिसालों और डाइजेस्ट के साथ कनेक्टेड थी और ऐसी पावरफुल स्टोरीज थी, स्टिल देन ना इस तरह की छोटी मोटी एक अब्यूज़ कह लो, एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज़ आप उसको डेफिनेटली निगेट नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा या बड़ा है, तो वो चल रही होती थी। सेम हैपेंड इन दिस वन, और मुझे बहुत इंस्टेंटली दुख हुआ, अजीब सा लगा कि ये एक वैसी ही चीज़ है। इस थप्पड़ की कोई नीड ही नहीं थी, आपने एक कैरेक्टर को बस ऐसे जस्ट थोड़ा धक्के से खराब कर दिया। वेल व्हाट हैपेंड, इसके बाद का भी कुछ सीन मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा, अ बिट पुअरली रिटन नैरेटिव इन अ सेंस कि यहाँ से आप राइटर की जो है ना वो एक मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाती है, किस तरह से कि एक कैरेक्टर को अपर हैंड देना और दूसरे को थोड़ा सा लेट डाउन फील करवाना, जबकि वो एक इक्वल स्टेट में चल रहे हैं। व्हाट हैपेंड कि हारून जो है वो बाहर रहता है, बाकी की रात वो टेरेस पे गुजारता है, और जो लड़की है वो वहाँ पर ही बैठी है, रो रही है, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे वो चला जाता है और 2 माह तक वो सिटी रहता है और वहाँ पर ही अपना काम कर रहा होता है। इस 2 माह में शहरबानों की कंडीशन दिखाई गई है, घर वालों के साथ उसका रवैया या उसका खामोश हो जाना, चुप हो जाना, लेकिन हारून की तरफ से शहरबानों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसने कोई कॉल नहीं की, कुछ भी नहीं पूछा। 2 माह बाद वो आता है, तब तक शहरबानों की नेचुरली जो कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। एक तो वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी होती है, दूसरा इमोशनली भी, और उसके अलावा वो फर्दर एक्सपेक्ट कर रही होती है जिसका भी उसको इतना क्लियरली नहीं आइडिया होता। तो वो जब भी वो कमरे में आता है और वो सलाम करता है और वो सलाम का जवाब नहीं देती, और क्योंकि वो अपने गुस्से में है, यहाँ पर फर्दर जितनी भी आगे नरेशन है वो ऐसे है कि जो मेल कैरेक्टर है उसको वंस अगेन थोड़ा सा अपर हैंड दिया जा रहा है कि जी वो तो नाराज़गी के बावजूद उन दोनों के दरमियान से इस दीवार को गिराना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, सलाम उसने लिया है, लेकिन जी शहरबानों की तरफ से तो कोई जवाब नहीं। फर्दर भी वो ये बात कहता है कि मैं इतने अरसे की नाराज़गी को भुलाकर एक कोशिश जो है वो अपनी तरफ से कर रहा हूँ, और मुझे आप काफ़ी बीमार लग रही हैं, और उस पर शहरबानों जो है वो फर्दर यही जवाब दे रही होती है कि आपको मेरे ज़िंदा रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे नज़दीक शहरबानों का रिएक्शन इस हद तक थोड़ा सा ठीक है क्योंकि वो जाने से पहले उसको थप्पड़ मार कर गया, लेकिन गुस्सा शहरबानों को थप्पड़ मारने से ज़्यादा उसकी बात पर है कि ओवरऑल कि ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, कि इसने मुझे अपने घर में रखा हुआ है, मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहा, मेरे घर वाले ठीक कह रहे हैं उस रस्म के बारे में। तो मैं यहाँ पर यही बात कर रही हूँ कि इस तरह से नैरेटिव ऐसा है कि जो मेल कैरेक्टर है उसको अपने थप्पड़ मारने पर कोई शर्मिंदगी अफसोस वगैरह नहीं दिखाया, उसके बाद की कोई नरेशन नहीं है और कोई माफ़ी नहीं है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि जैसे अभी वो सलाम ले रहा है तो बड़ा एहसान कर रहा है, उसकी तरफ से अच्छी बात है, तो शहरबानों जवाब नहीं दे रही, वो कुछ और कह रही है, तो उसकी तरफ से एक नेगेटिव चीज़ है। तो ये एक बहुत टिपिकल सी वंस अगेन चीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और ये डाइजेस्ट कल्चर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ थी, स्टिल नाउ अभी भी ये है। मैं बार बार इसको डाइजेस्ट वगैरह के साथ इसलिए थोड़ा रिलेट करी क्योंकि मोस्टली स्टोरीज़ और एक फील और एक नैरेटिव जो है वो उस तरह की आ रही है, तो इस वजह से मैं इस तरह यूज़ करी हूँ, लेकिन ये मुझे एक ड्रॉबैक और एक बहुत बड़ा फ्लॉ लगा। इक्वली मैं एक और बात ऐड करूँगी कि इसमें भी मुझे जो चीज़ फील हुई वो थे कैरेक्टर्स के नेम्स, वो उसी तरह लिखे हुए थे विद देयर सर नेम्स एंड विद देयर कास्ट। तो ये चीज़ मुझे बहुत ऑड लग रही होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक कैरेक्टर का जो है वो शजरा नसब ही लिख दो, यानी इतना बड़ा नाम ऐड कर दो कि उसका सरनेम भी साथ चल रहा हो, हर दफ़ा जब उस कैरेक्टर का जिक्र होगा उसको बुलाया जाएगा। ये चीज़ ना मेरे नज़दीक बहुत ऑड है, ये ऐसे लग रही होती है लिखते हुए जैसे कुछ कैरेक्टर्स को, और ये मोस्टली मेल कैरेक्टर्स के साथ अटैच होता है, और लिखने वाली फीमेल है, वो ऐसे मेल कैरेक्टर्स को अपनी तरफ से एक लार्जर विजन दे रहे होते हैं, उनको एक डोमिनेंस दे रहे होते हैं, और ऐसे शो करवाया गया होता है कि मोस्टली जो ये कैरेक्टर्स हैं ये लार्जर देन लाइफ है। वैसे तो यूट्यूब पे भी टिपिकली तो ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि छोटे बच्चों के नामों के साथ भी वालिद का नाम, खानदान का नाम, पूरे नाम, और जब भी कभी उनको बुलाया जा रहा है ऐसे ही है, फीमेल कैरेक्टर्स के नामों के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस नॉवल में भी मुझे ये लगा कि मेल कैरेक्टर्स के साथ ये चीज़ अटैच है बार-बार, रहमान गर्देजी, हारून गर्देजी। आई थिंक इस चीज़ को कम होना चाहिए। एक सिंपल कैरेक्टर का जो नाम है वो इन इटसेल्फ इंपैक्टफुल हो सकता है क्योंकि उसकी ट्रेट और ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी, उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी आर्क जो है वो उसको कैप्टिवेटिंग और अच्छा बनाती है, ना कि बार-बार उनका नाम पूरा लिखा जाए, और पढ़ने में भी वो इक्वली इतना ऑड साउंड हो रहा होता है। तो मेरे नज़दीक मैं इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रही होती, इस चीज़ को भी कम होना चाहिए, और ये एक पॉइंट भी मुझे यहाँ पर नजर आया। ये कुछ टिपिकलिटीज़ थी, इनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, और ये भी पार्ट थी नॉवल का, बट इक्वली देयर इज दिस डाइजेस्ट कल्चर जिस पे भी बात होनी चाहिए, और आई हैव लॉट टू से अबाउट इट, तो मैं डेफिनेटली उस पर भी बात करूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो एट द एंड ऑफ द नॉवल बोथ कैरेक्टर्स जो हैं रीयूनियन हो जाता है, लड़की कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के घर भी जाती है, लड़का जो है वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। इस दौरान उनका बेटा पैदा होता है, बेटा पैदा होने के भी 2 माह तक तकरीबन जो लड़की है वो अपने घर वालों के ही पास रह रही होती है। इस दौरान काफ़ी कोशिश की जाती है, लड़का उसको मनाता भी है, और सारा जो सब्जेक्ट है उस पर बात चल रही होती है कि किस तरह जो लड़के की फैमिली है और उसमें उसकी एक आपा होती है, ज़ैनी आपा, उसकी कज़न आपा, वो समझाती भी हैं शहरबानों को कि किस तरह से हारून जो है वो लड़ रहा है इस तरह की रस्म को तोड़ने में, ख़त्म करने में, ताकि आइंदा आने वाली कोई भी लड़की जो है वो इस रस्म की भेंट ना चढ़े, और क्या तुम ऐसा चाहोगी। इस तरह से वो उसको काफ़ी समझाती हैं। लड़की काफ़ी हद तक समझ भी रही होती है, लेकिन क्योंकि लड़की के जो घर वाले होते हैं वो इस तरह की एक सोच पे बहुत स्टर्न होते हैं, स्टैम्प्ड होते हैं, उसे आगे पीछे नहीं हट रहे होते, तो फिर सारी स्ट्रगल जो है वो पोर्ट्रे की गई है और उसको बड़े अच्छे से लिखा गया हुआ है। लास्ट जो नॉवल के सीन्स हैं वो बिल्कुल फर्स्ट सीन से कनेक्ट करते हैं कि किस तरह तलाक की जो एक डिमांड है वो स्टार्ट हो जाती है और उसके बारे में बहस चल रही होती है। और यहाँ मैं एक डायलॉग पढ़कर आपको सुनाती हूँ और थोड़ी सी नरेशन भी, जो कि लिंक कर देगी
सारे इवेंट्स और पॉइंट्स को। नॉवल के स्टार्ट में जो सीन चला था इसके बारे में मैं पहले भी बात कर रही थी, जहाँ पर जो मुर्शद हैं शहरबानो के दादाजी, वो बात कर रहे हैं हारून से, जो कि मेल कैरेक्टर है, नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि बरहुदार, हम चाहते हैं कि ये मामला घर का है तो घर में ही निपट जाए, वरना ना तुम्हारी इज्जत बिगड़े और ना हमारा नाम उछाला जाए, वरना कोर्ट कचहरी तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। उन्होंने ना इसको धमकी दी होती है बेसिकली, और लड़का भी जो है वो जानता है कि ये धमकी कितनी कारआमद है, और वो आगे से यही बोल रहा है, ठीक है मुर्शद साईं, आप अगर कोर्ट कचहरी तक जाना चाहते हैं तो ये शौक भी पूरा कर लें, मैं आपकी तरफ से अदालती कार्रवाई का मुंतज़िर रहूँगा और देखूंगा कि अदालत और शरीयत का मुजरिम कौन है। अच्छा, अब उनके मुंह से जो अदालत का लफ्ज़ उसने सुना तो वो खुश होता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि जिस तरह की एक दकियानूसी या एक खुद से घड़ी हुई जाहिलाना रस्म की ये बात कर रहे हैं, ऐसा इसका जिक्र ना शरीयत में कहीं है और कानूनन भी कहीं नहीं है। तो जब ये मामला अदालत में जाएगा तो किस हद तक जो है वो क्लियरेंस हो जाएगी और पता चल जाएगा कि क्या बात ठीक है क्या गलत है, और इनकी इस तरह की प्रमोट की हुई रसूमात भी खुल के सामने आ जाएंगी। तो ये इनके लिए फर्दर बदनामी है, और कहीं ना कहीं देखिए उन्हें खुद भी पता था ना कि वो गलत है, इस वजह से वो इस बात से थोड़े से ठटक जाते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता इस तरह से फिर लड़के का भी फर्दर जो है वो जवाबी चैलेंज करना। यानी अंदर ही कहीं ना कहीं वो जानते होते हैं कि ये बात गलत है, या किस तरह से ऐसी रस्म है जिसे ये लोग प्रमोट कर रहे हैं और अपनी तरफ से सदियों से चलाते आ रहे हैं वो कितनी गलत है। हारून है, वो कहता है कि मैं अपनी बीवी से आखिरी मुलाकात करना चाहता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ, और वो उससे मिलता है और एक जुमला जो है वो थ्रू करता है कि अब मैं तुम्हारी कैद में हूँ तो तुम जो भी फैसला करो वो मुझे मंजूर होगा। पहले तो तुम्हारी सोच के मुताबिक तुम मेरी कैद में थी, लेकिन तुम हमेशा से आज़ाद थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना जो है वो गुलाम, मैं खुद को तुम्हारा गुलाम मानता हूँ, तो तुम जो भी फैसला करोगे मुझे वो मंजूर होगा। नाउ दिस वाज द टाइम, जो लड़की है इतनी सारी डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हुए, और राउंड अबाउट अब 1 साल तो हो ही गया उनकी शादी को, तो वो काफ़ी सारी सोचों से गुजरते हुए, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए थक चुकी होती है, और फर्दर वो डेफिनेटली फैसला जो है वो उन दोनों के हक में ही देती है। और वो ये सोचती है कि ज़ाहिर बात है वो इस तरह की एक जाहिल और फजूल किस्म की रस्म को एंड करेगी, और वो बिल्कुल जाएगी अपने हस्बैंड के साथ और अपनी फैमिली जो है वो फर्दर बिल्ड करेगी। और तो ओवरऑल इस तरह से जो है वो नॉवल की डिपिक्शन थी, और एक अच्छे मैसेज के साथ जो है वो पेन डाउन था, और पर्पस जो है वो फुलफिल होता है नॉवल का, और बड़ी खूबसूरती से उसकी एंडिंग होती है। कोई ऐसे बड़े डायलॉग्स नहीं थ्रो किए गए थे हारून की तरफ से कि जी अब वो उसको मनाने आया तो कुछ बहुत ओवर द टॉप जो है वो बातें हों। एक अच्छे सब्जेक्ट पे स्टोरी थी, बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्टेड थी कैरेक्टर्स को लेकर, और मुझे काफ़ी अच्छा कैरेक्टर लगा, काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर लगा, डेफिनेटली पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला, क्योंकि नॉवल के एंड पर भी बिल्कुल इस तरह की एक लाइन है ना कि हारून जो है वो उसने एक मकसद अपना रखा, और उसने एक जो है वो सोच उसको उजागर किया, और उसकी ताबीर उसको अल्लाह ताला ने दी, तो इस तरह से वो अपने मकसद में पूरा हो गया। ओवरऑल ये था नॉवल, और ये उसका जो सब्जेक्ट था। आई होप सो के रिव्यू से आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और ओवरऑल आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। डिजिटल बुक्स लाइब्रेरी पे ये नॉवल अपलोडेड है, और भी कुछ डिफरेंट चैनल्स हैं उन पर भी है, तो आप इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। थिंक्स को पढ़ना भी चाहिए, इंटरेस्टिंग है अपने सब्जेक्ट को लेकर, पोर्ट्रेयल को लेकर, और स्पेशली जो यूट्यूब पे अब एक माहौल चल रहा है तो कंपैरेटिवली इस तरह का स्टफ़ पढ़ें, और जो मोस्टली किसी भी तरह की बेहयाई से पाक है, कुछ भी ऐसी फहाशी नहीं है इसमें, बहुत नीटली डिपिक्टेड है और खूबसूरत अंदाज से लिखा हुआ है, और पीछे कोई कहानी के साथ जो है वो एक मकसद जुड़ा हुआ है, एक अच्छा मैसेज है। सो ये वाली जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें रोमांटिक बाजी जो चैनल है उस पर भी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जालिम यार नॉवल अपलोडेड है, उसको रिव्यू करूँगी, तो एक कंपैरिजन भी हो जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब इट, इक्वली शेयर दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू योर जेन्युइन फीडबैक एंड रिव्यूज़। आप लोग स्टोरी के बारे में, इस तरह के सब्जेक्ट के बारे में क्या कहते हैं, अगर किसी ने पढ़ लिया, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कैरेक्टर्स के बारे में आप क्या कहते हैं, उनकी ट्रेड्स को लेकर, कि ऐसे कैरेक्टर्स को प्रमोट होना चाहिए या नहीं, या इस तरह की ट्रेड्स जो हैं उनको आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आपके नज़दीक जो मेल और फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनकी ट्रेड्स क्या होनी चाहिए। ये सारी इनसाइट्स आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। I'll meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.